Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज अध्याय सेकंड में हम 2.1 से 2.6 को लेक्चर 6 कह रहे हैं वैद्युत विभव के नाम से। बेसिकली हम जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक उसी की सीरीज में इसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहला हमने लेक्चर लिया था स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड, क्योंकि विभव है स्थितिज ऊर्जा की सहायता से ही डिफाइन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत विभव जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई भी विद्युत क्षेत्र होता है किसी न किसी आवेश के कारण होता है। यानी विद्युत क्षेत्र का स्रोत कौन होता है? एक विद्युत आवेश होता है। मान लीजिए बिंदु P पर विद्युत विभव हमको चाहिए। हमें पता है कि जो विद्युत बल होता है एक संरक्षी बल होता है, जो कि स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के द्वारा दिया जाता है। दोनों ओर यदि Q0 का डिवाइड कर दें, हम डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं बेसिकली, तो ये U/Q0 हम लिख सकते हैं, जो कि V होता है, पोटेंशियल कहलाता है। अगर XYZ के रूप में दे रखा हो तो आंशिक अवकलन के रूप में dV/dr r कैप को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसे पढ़ते हैं डेल V ओवर डेल x i कैप, डेल V ओवर डेल y j कैप, क्या पढ़ रहे हैं? डेल V ओवर डेल z k कैप, है ना। कुछ हम आगे क्वेश्चंस लेंगे इसलिए इसे यहाँ बता रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। ओके, इसे क्रॉस मल्टीप्लाइंग करें तो ऐसा लिख सकते हैं E डॉट डी आर इक्वल टू माइनस डी वी वैक्टर। ओके, इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया है हमने? क्योंकि वोल्टेज या विभव एक अदिश राशि होती है, तो अदिश गुणनफल हमें करना है। फाइन, V हमें चाहिए तो हमें समाकलन करना होगा इसका। तो एक परिभाषा हमारे पास आ जाती है कि विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बाहर जो भी पॉइंट है वो अनंत कहलाएगा। अनंत से किसी बिंदु तक एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने के लिए स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक क्यों? ये नेगेटिव कार्य कैसे? देखिए, E को लिख सकते हैं F/Q और F डॉट डी आर क्या हो गया? कार्य हो गया। डिवाइड में कर रहे हैं, भाग लगा रहे हैं Q का, इसलिए बोल रहे हैं एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया जो नेगेटिव कार्य है, ऋणात्मक कार्य है स्थिर वैद्युत बल द्वारा, वो किस रूप में संग्रहित हो जाता है? वैद्युत विभव के रूप में संग्रहित हो जाता है। फाइन, अभी छोटी सी बात हमने जाना है, एक रिलेशन जाना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या रिलेशन होता है। तो पहले इसको पक्का करते हैं, एक परिभाषा जानी है, लेकिन ये तो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो साथ ही साथ क्वेश्चन कैसे करेंगे वो सीखते चलते हैं अपन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यदि v बराबर 2x² प्लस 4y² प्लस 5 है तो बिंदु 2,1 मीटर पर √2 कूलाम के आवेशित कण पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करो। अच्छा, सबसे पहले जो आंशिक अवकलन था उसको हल कर लेते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। x के सापेक्ष करने जा रहे हैं। आंशिक अवकलन में जिसके सापेक्ष करते हैं उसके अलावा अन्य को एक कांस्टेंट नियत मानते हैं, तो x के अलावा y और z को नियत मानेंगे। अवकलन करें 2x² का, तो x² का अवकलन कितना हो जाएगा भाई? 2x, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। y अगर कांस्टेंट हो तो फिर x के सापेक्ष अवकलन कितना हो गया? 0। इसी प्रकार 5 का अवकलन 0, तो कितना आ गया? ये 4x। अब हमें y के सापेक्ष भी करना होगा, तो जब हम y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया, तो इसका अवकलन कितना हो गया? 0। y² का करेंगे तो कितना आएगा? 2y, तो ये हो गया 8y, और 5 का 0, तो 8y आ गया, है ना। ओके, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आंशिक अवकलन के रूप में आप देख सकते हैं, इसमें z नहीं लिखा क्योंकि z पर ये कोई निर्भर नहीं कर रहा है, तो z वाला पार्ट यहाँ 0 कर दिया गया है। फाइन, मान रख लेते हैं यहाँ पर 4x i कैप प्लस 8y j कैप। फाइन, ओके। अब हमें चाहिए 2,1 मीटर पे, तो 2,1 मीटर पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है जरा। तो x की जगह 2 रख देंगे और y की जगह 1 रख देंगे। सॉल्व करें इसको, माइनस में 8i और ये फिर आपका 8j आ जाएगा। -8 को कॉमन ले सकते हैं, परिमाण निकालें इसका। -8 का परिमाण 8 हो गया और इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 का स्क्वायर, j का भी गुणांक कितना है? 1, तो 1 स्क्वायर हो गया। तो E की वैल्यू कितनी आ गई? 8√2 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? फाइन, आवेशित कण पर अब बल की गणना कर लेते हैं। बल क्या होता है? Q × E, है ना। Q कितना दे रखा है? √2 और E आया 8√2।
तो बल का मान कितना हो गया 16 न्यूटन। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन कैसे किया है, इसको दोबारा से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। किसी क्षेत्र में जो v है 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर दिया जाता है। तो दो गुलाम आवेश अगर मूल बिंदु पर रखा हुआ है तो उस पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करो। तो पहले हम वही आंशिक अवकलन कर लेते हैं। x के अलावा सब नियत है, तो x का अवकलन कितना हो 1, x के अलावा नियत है 8y स्क्वायर, तो नियत आ गया, और x के सापेक्ष अवकलन कितना हो गया 1। अब इसमें भी x नहीं है, x नहीं है, तो ये इनका अवकलन कितना हो जाएगा 0। क्लियर। तो डेल v और डेल x कितना आ गया 6 माइनस 8y स्क्वायर। फाइन। अब y के सापेक्ष कर लेते हैं। तो y के अलावा जो भी है वो नियत है, तो नियत का अवकलन 0। y स्क्वायर का कितना 2y, तो ये 16x आ जाएगा, है ना। y का सापेक्ष 1 हो गया, तो ये -8 हो गया। इसमें 6 और z कांस्टेंट है, y के सापेक्ष 1 हो गया, y के अलावा ये नियत है तो कितना हो गया 0। तो डेल v और डेल y की वैल्यू आ गई -16xy -8 प्लस 6z। अब इसमें z भी है तो आपको z के सापेक्ष भी अवकलन करना होगा, 0 0 0, जहाँ z नहीं है वो सब नियत हो। यहाँ z है तो 6y कांस्टेंट है, 6y और z के सापेक्ष हो गया 1, इसलिए 6y रह गया। z स्क्वायर कितना हुआ 2z, तो ये हो गया -8z। तो डेल v और डेल z कितना आ गया 6y -8z। क्लियर है यहाँ तक। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला क्या था, माइनस डेल वी और डेल एक्स आई कैप, डेल वी और डेल वाई जे कैप, प्लस डेल वी और डेल जेड के कैप। मान रख दें इसमें। डेल वी और डेल एक्स का मान 6 माइनस 8y स्क्वायर, डेल वी और डेल वाई का मान कितना आया था हमारा -16xy माइनस 8 प्लस 6z, डेल वी और डेल जेड का मान कितना आया था 6y माइनस 8 स्क्वायर। क्लियर है, ओके। अब मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। मूल बिंदु का मतलब हो गया x, y और z 0। जहाँ जहाँ x, y, z आएगा वहाँ 0 रख देंगे। यहाँ 0 रखा तो केवल 6 रह गया, ठीक है। ये 0 रखते ही फैक्टर 0, ये 0 तो -8 हो गया। और y और z दोनों की जगह 0 रखना है मेरे को, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो k का कोई गुणांक नहीं आने वाला है। क्लियर है। तो हमारे पास ये आ गया है ब्रैकेट ओपन करने पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कर ले अपन, -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये हो गया 36, ये 64, वर्गमूल में 100, यानी कितना आ गया 10 न्यूटन पर कूलम। तो हम आवेशित कण पर विद्युत बल की गणना कर लेते हैं। वो क्या होता है क्यू कितना है 2 कूलम, 2 × 10 कितना आ गया है 20 न्यूटन। क्लियर है सभी को। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की बात कर लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अभी हमने एक रिलेशन देखा था E और V में, E इक्वल टू माइनस dV/dr, उसी की सहायता से हमने ऐसा लिख लिया था। फाइन। अब इसी से हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की किसी बिंदु P पर गणना करने जाएंगे। ओके, देखिए E डॉट dr, E dr cos थीटा। अब E की दिशा और dr की दिशा, r वेक्टर की दिशा एक ही है, तो cos 0 हो गया। cos 0 कितना होता है 1, तो ये 1 लिख दिया मैंने। E का मान हमने देखा था, है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में, KQ/r² होता है। ओके, KQ को आप बाहर ले सकते हैं, 1/r² का समाकलन करो, पॉज करो वीडियो को, करके देखो क्या -1/r आएगा। फॉर्मूला याद है, x n+1 बटा n+1 वाला। ओके, ये सीमा लगा दी, लिमिट्स लगा दी। माइनस को बाहर ले लीजिए, प्लस हो जाएगा, 1/r रह गया। अपने आप से पॉज करके कॉपी में रख के देखो, r फिर दूसरी बार 1/अनंत लिखोगे तो 1/अनंत 0 हो जाएगा, तो क्या KQ/r आएगा। चेक करो इस बात, आ गया। ओके, अब इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लेते हैं अपन, है ना। फिजिक्स में हमें कॉन्सेप्ट समझना है और उस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल में अप्लाई करना आना चाहिए, है ना। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है हाउ टू सॉल्व फिजिक्स, है ना। पहले अच्छे से समझें, फिर उस पर न्यूमेरिकल करना भी सीखेंगे। विभवांतर VA माइनस VB ज्ञात करो। अब A और B दो बिंदु हैं और दो आवेश कण प्लस Q और माइनस Q के बीच में कहीं ये दो बिंदु हैं, A सेपरेशन है। फाइन। ओके, बिंदु A पर विभव ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला क्या था KQ/R, तो इसके कारण कितना होगा प्लस Q के कारण KQ/A।
और माइनस क्यू के कारण कितना होगा ये बिंदु पर के माइनस क्यू, और ये दूरी कितनी हो गई 2a। क्लियर? ओके। विभव एक सापेक्ष भौतिक राशि है, जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब के कारण होगा, सबका बीजगणितीय योग करेंगे, है ना। अब ध्यान दीजिए, तो ए बिंदु पर कितना आ गया के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई 2a, है ना, ये माइनस के। ओके, इसको सॉल्व करें, एक में से आधा जाएगा तो आधा बच गया। अब बी बिंदु पे बात कर लेते हैं। बी पे प्लस क्यू से कितनी दूरी है 2a, तो ये 2a लिख दीजिए, और माइनस क्यू से बी की कितनी दूरी है a, तो ये आ गया, है ना। इसे भी ऐसा लिखा जा सकता है, तो आधा में से एक घटाएंगे तो आधा बचेगा ना माइनस का। क्लियर है? ओके। अब वी ए माइनस वी बी चाहिए था, इसमें से इसको घटा दें अपन, तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो आधा और आधा एक हो गया आपके पास में। तो ए और बी के बीच में विद्युत योग में अंतर क्या होगा के क्यू बाई। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग की भुजा की मध्य बिंदु, ये वर्ग है 2a भुजा वाला, इसका मध्य बिंदु m है, तो m की शीर्षों से दूरी a हो गई। यहाँ विद्युत विभव ज्ञात करना है, 4 आवेश आपके पास है ना। हम इनको नाम दे देते हैं जिससे आसानी हो बात करना है। ये प्रथम आवेश, ये द्वितीय, ये मान लीजिए अपना तृतीय है, और ये आपका चौथा आवेश है। फाइन। तो हम जब भी किसी बिंदु पे निकालते हैं तो समस्त आवेशों के कारण विद्युत विभव का योग कर लेते हैं, बीजगणितीय योग, है ना, अदिश राशि होती है। ये दूरियां भी हमको चाहिए कि के क्यू बाई आर कहते हैं ना अपन फॉर्मूले में। तो भाई ये ए है, ये 2a, ये तो समकोण त्रिभुज हो गया ना, 2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर, तो रूट 5a। क्लियर है? तो इसी प्रकार से ये भी बिल्कुल इसके बराबर ही होगा ना, ये भी कितना होगा रूट 5a। क्लियर है? चलो अब मान रखने की बारी है। v1 फर्स्ट आवेश से दूरी कितनी है a, तो के क्यू बाई ए। द्वितीय आवेश से कितनी दूरी है a, के क्यू बाई ए। तीसरे आवेश से कितनी दूरी है भाई रूट 5 है, तो ये रूट 5 है। चौथे से भी इतनी है। फाइन, इनको एक साथ ले लिया, 2 लिख दिया, ये 2 के क्यू बाई ए। फाइन। अब जो कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लीजिए, ट्वाइस के क्यू बाई ए, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बाई रूट 5 आ गया, तो m बिंदु पर विद्युत विभव की गणना हो गई। क्लियर है? फाइन। ओके, ज्यामितीय केंद्र O पर विद्युत विभव की गणना करो। O बिंदु है, ज्यामितीय केंद्र है इसका, यहाँ पर गणना करनी। तो एक टेक्निक बताने जा रहे हैं। ज्यामितीय केंद्र पर यदि, जरूर नहीं है यही डायग्राम हो, है ना, कोई और डायग्राम हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, किसी का भी ज्यामितीय केंद्र हो, वर्ग हो, तो कैसे करना है आपको? क्या करना है भाई, के और आर तो नियत होता है, ज्यामितीय केंद्र से दूरियां तो नियत होती हैं, के अपने आप में कांस्टेंट है, तो केवल आवेश का योग करना है, बस ये सिंपल टेक्निक लगाएंगे। और एक और देख लेना, अगर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इन आवेशों का योग यदि 0 है, फिर आप सॉल्व मत करना, आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि यार 0 रखते तो 0 हो जाएगा ना। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ये फॉर्मूला लगा के। तो इनका योग करें सबका, कितना 3q होगा ना, और ये दूरी क्या होती है a बाई रूट 3 होती है, बुझा है a तो आंसर क्या आ गया 3 रूट 3, रूट 3 ऊपर चला जाएगा ना, के क्यू बाई। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामितीय केंद्र O पर विद्युत विभव ज्ञात करो। देखो अब ये आपका एक घन है, इसके शीर्षों पर आवेश दिखाए गए हैं, तो अब क्वेश्चन में डरना नहीं है, मैंने टेक्निक बताई आपको, उससे करेंगे इससे। तो के और आर तो देखो हर शीर्ष से दूरी नियत है ना, इसलिए लगा सकते हैं। तो बस अब समस्त ये 6 के 6 आवेशों का योग करेंगे। एक तरफ से देखो 5q, पहले ऊपर वाले शीर्षों को ले लेते हैं, -2q 4q 6q, यहाँ तक आ गए। अब नीचे वालों को ले लेंगे, +3q -q 2q। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो इनको जोड़ा, प्लस प्लस को एक साथ कर लिया, 5 और 4 9, 9 3 कितना होता है 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। क्लियर है? -2 -6 8 और -1 -9 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब 15 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा 6। और ये दूरी कितनी होती है याद रखो, वर्ग का जो विकर्ण होता है √2a होता है, घन का विकर्ण होता है √3a, a बुझा है, तो ये दूरी तो आधी हो गई ना कर्ण की, पूरे कर्ण की, तो 2 का भी भाग लगा दिया। क्लियर? ओके, 2 ऊपर चला जाएगा तो बाहर आ गया। तो विभव का ये हमारा आंसर आ जाएगा। अपन चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 12 को 4 × 3 लिख सकते हो, नहीं तो 3 में √3 का भाग लगाओगे तो 4 √3 आ जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ गया सभी को?
नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यामितीय केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र शून्य है कि या अशून्य है, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहली सिचुएशन ये, एक वर्ग है, उसके चारों शीर्षों पर प्लस क्यू आवेश है, राइट। तो विभव के लिए तो ऐसे करते हैं, के समेशन क्यू बाई आर, चारों का योग करेंगे तो ये 4Q हो गया, तो ये तो जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो हो गया, अशून्य है, बस ये बताना है शून्य है अशून्य। अब ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण की बात करें तो हर एक से दूरी आर है, तो के बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक बात है। लेकिन ये तो सदिश राशि होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दिशा भी देखेंगे। ओ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो, इस क्यू के कारण प्लस है ना, धनात्मक आवेश से परे होती है, परे हो गई, इसके कारण ये परे होगी, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे दिशा, परिमाण बराबर है। इसके कारण परे ये, और इसके कारण ये परे, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर, तो दिशा इस प्रकार से है कि ओ बिंदु पर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र निरस्त हो गया तो विद्युत क्षेत्र नेट कितना हो जाएगा, जीरो। तो विद्युत विभव तो अशून्य होगा और विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, वर्ग के दो कोनों में तो प्लस है और दो पर माइनस है ना, तो विद्युत विभव निकालेंगे। पहले हमें आवेशों का योग करना है, तो बोलो चारों आवेशों का योग जीरो हो गया क्या, तो योग तो शून्य आ गया, ठीक बात है। अब ओ बिंदु पर प्रत्येक के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बेदूरी आर है, परिमाण की बात हो रही है ना, दिशा प्लस और माइनस पर निर्भर करेगी। ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें, अब ये प्लस के कारण ऐसे होगी दिशा, क्लियर है, और माइनस के कारण माइनस की तरफ होती है ना, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इस प्लस के कारण परे हो गई और माइनस के कारण माइनस की तरफ हो गई, ये भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल विकर्ण में से जाएगा यहाँ से, तो नेट कुछ ना कुछ आएगा, है ना। तो इस प्रकार है कि ये दिशा कि वे ओ बिंदु पर एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे, तो ई को क्या बोलेंगे, अशून्य है। इस बार विभव शून्य हो गया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अशून्य हो गई। क्लियर? इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और, अब विकर्ण के विमुख प्लस है और दूसरे विकर्ण के इधर माइनस है ना, तो विभव की बात करें, के समेशन क्यू बाई आर, तो चारों आवेशों का योग करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो हो गया। तो बिंदु ओ और प्रत्येक आवेश के कारण परिमाण तो उतना ही होना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, क्लियर है। लेकिन दिशा इस प्रकार से होगी हमारी कि प्लस के कारण दिशा ये और इस प्लस के कारण दिशा इधर, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस माइनस के कारण दिशा इसके खुद की तरफ और इस माइनस के कारण इधर दिशा, तो भाई ये तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो दिशाएं इस प्रकार से है कि ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र का मान जीरो, तो यहाँ विभव भी जीरो है इस कॉन्फ़िगरेशन में और विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी जीरो है। क्लियर है? इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक बात है ना। अब विद्युत विभवांतर की बात कर लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत क्षेत्र के दो बिंदु हैं आई और एफ, आई और एफ के मध्य विद्युत विभवांतर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए एफ क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी आर आर कैप, क्यों, क्योंकि हमारा जो एफ यानी विद्युत बल एक समकक्ष बल होता है ना। पिछला चैप्टर आप रिवाइज कीजिएगा जिन्होंने भी इसे नहीं देखा, पिछला लेक्चर आई मीन टू से, वो था किस पर, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हमने बल की सहायता से डिफाइन किया था, कैसे किया था एक बार रेफर कर लीजिएगा, है ना। आपको वैसे याद रखना है पूरी फिजिक्स में कि कोई भी संरक्षी बल हो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों और क्यू नॉट का भाग लगा दें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, राइट। ओके, ये हमारा हो जाता है डीवी, ये क्या हो जाता है डीवी, ठीक बात है। ये डी आर का क्रॉस गुणा कर लिया हमने, राइट। ओके, माइनस को इधर दे दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, दोनों और समाकलन लगा दें, आई से एफ, आई बिंदु पर वी आई कह देंगे, यहाँ वी एफ कह देंगे, ये अंतर चाहिए अपने को। तो ये हो गया विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, है ना। तो यहाँ से हमारे पास एक परिभाषा आ गई, क्या आ गई, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक, कैसे, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक,
अब भाग लगाया ना, इसलिए एक अंक कह रहे हैं इकाई परीक्षण आवेश को ले जाने के लिए, है ना, नहीं दे रखा है, धनात्मक लेते हैं, धनात्मक परीक्षण। स्थिर विद्युत बल द्वारा किए गए ऋणात्मक, ये नेगेटिव कार्य का मान क्या होता है, विद्युत विभवांतर इन दो बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर के बराबर होगा। तो हमने परिभाषा कैसे आती है, पहले ये बताया कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है। क्लियर है यहाँ तक? अब न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ विशिष्ट बिंदुओं की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र आपके सामने है, इसके दो बिंदु हैं आई और एफ। आई का मतलब प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट, एफ का मतलब फाइनल अंतिम बिंदु, ठीक है, ओके। अब विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, सबसे पहले थोड़ी देर पहले विभवांतर की परिभाषा में हमने ऐसा देखा है ना, तो क्रॉस गुणा करें तो इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का सूत्र आ गया। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य पूछेंगे तो ऐसे लिख लेंगे अपन, ओके। माइनस को अंदर दे दें तो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा, ओके। और हमसे पूछा जाए, जनरली पूछा जाता है सेकंड पॉइंट न्यूमेरिकल में, बाह्य कारक, कारक मतलब बल द्वारा किया गया कार्य, है ना। तो पूरी फिजिक्स में अगर कोई संरक्षी बल है तो बाह्य कार्य माइनस संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। एक्सटर्नल मतलब बाह्य, ठीक है। तो माइनस से गुणा करेंगे अपन इसको, तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्यू नॉट फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो न्यूमेरिकल में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कार्य किसके द्वारा पूछा गया है, विद्युत बल द्वारा, तो इनिशियल माइनस फाइनल होएगा। और बाह्य बल द्वारा, बाह्य नहीं बोले, केवल बोले कार्य याद करो तो भी बाह्य बल द्वारा, तो फिर ये करना आपको फाइनल माइनस इनिशियल। बात समझ में आ गई? तो चलो इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन, वृत्तीय पथ के अनुदिश आवेश Q को ले जाने के लिए बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। ये वृत्तीय पथ है, इसके अनुदिश एक आवेशित कण Q को लेके जाएंगे और आवेशों का विन्यास यह है, यानी विद्युत क्षेत्र प्लस Q और माइनस Q के कारण है। उस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं। सबसे पहले ए बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। तो ये पहला आवेश, दूसरा आवेश, दो आवेश है इनके कारण, ये पहला और ये दूसरा कर कह दिया अपना, नाम दे दिया इनको, है ना। तो फर्स्ट के कारण के क्यू बाई एल, माइनस के कारण के क्यू बाई एल, क्यू क्या है, माइनस क्यू है। तो भाई ए पे तो जीरो आ गया, वो यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। अब यही काम बी के कारण कर लेते हैं, कि बिंदु पर विभव कितना है। तो देखिए फर्स्ट के कारण ये दूरी 3l हो गई ना, यस, और माइनस से तो एल है। इसको सॉल्व करो जरा, करके देखो, लघुत्तम लो 3l, क्या ये आ रहा है, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 3 आएगा ना, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, ओके। हमने क्या देखा था, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, परीक्षण आवेश, अंतिम माइनस प्रारंभ, फाइनल माइनस अंतिम बिंदु कौन सा, बी है आपका, कौन सा है, बी, तो बी माइनस ए करेंगे। भाई ए से बी गए हैं तो अंतिम तो बी होगा ना, तो बी पे ये है आपका, ए पे 0 है, तो कार्य कितना आ जाएगा, माइनस ट्वाइस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 3l, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा ए बी के अनुदिश आवेश क्यू नॉट को ले जाने के लिए किए गए बाह्य कार्य की गणना करो। रेखा कौन सी है, ये वाली रेखा ए बी, है ना, ए बिंदु से बी बिंदु तक लेकर जाएंगे। R1 की बात करें अपन, तो R1 को दूरी वाले सूत्र से, है ना, x2 माइनस x1, ये मूल बिंदु आपका 2a माइनस 0 का स्क्वायर, राइट, और y2 माइनस y1, y2 और y1 क्या मूल बिंदु है, 0 का स्क्वायर। तो R1 हो गया 4a स्क्वायर a स्क्वायर, यानी √5 का a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर का तो a आ जाएगा बाहर, √5, क्लियर। ऐसे ही R2 निकाल लेते हैं अपन, 4a माइनस 0 का स्क्वायर, a बाई 2 0 का होल स्क्वायर, ये 16 स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बाई 4 हो गया, है ना, 16 चौको 64 और 1 65 हो जाएगा, है ना। तो आपके पास में आ जाएगा, है ना, 4 का तो वर्गमूल आ जाएगा और ए स्क्वायर का भी वर्गमूल आ जाएगा। अब बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य फाइनल माइनस इनिशियल होता है क्यू नॉट के साथ में, फाइनल पॉइंट बी है यहाँ पर, हाँ या ना, ओके। अब लिख लेते हैं विभव के सूत्र के क्यू बाई आर लगा देते हैं। बी की दूरी कितनी है, क्यू से निकाल ली थी अपन ने, ये रही, राइट, और ए की क्या थी, a√5, फाइन, ओके। ये 2 पर चला जाएगा आपका। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, √5 कॉमन ले सकते हो आप,
और के क्यू को कॉमन ले सकते हो, के क्यू क्यू नॉट रूट 5a, यहाँ 2 13 पंजे 65 होता है ना, ये 13 आ गया आपका, और यहाँ पर पूरा का पूरा आ गया तो 1 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर तल में अर्धवर्ताकार पथ के अनुदिश m द्रव्यमान के आवेश q नट को ले जाने के लिए बाह्य कार्य की गणना करो। ये ऊर्ध्वाधर तल में सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट। और इसके कारण विद्युत क्षेत्र है कैपिटल Q के कारण B से A की तरफ लेके जा रहे हैं। तो देखिए विद्युत बल के अगेंस्ट तो आपको कार्य करना पड़ेगा, ए इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत बल के अगेंस्ट तो करना ही करना पड़ेगा बाह्य बल को, है ना। साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भी कार्य करना, ए का मतलब अगेंस्ट विरुद्ध कार्य करना, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। ओके, अच्छा, अब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो काम करते हैं Q फाइनल माइनस इनिशियल, विभव में अंतर होता है। और ये क्या होता है, बी से ऊपर h ऊंचाई पे किसी को लेके जाओगे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में क्या होता है 11th का FGH, ठीक बात है। अब आप खुद देखो भाई कि Q के कारण A बिंदु पर जितना भी होगा KQ बाई आर B पर भी उतना ही होगा, तो इनका अंतर तो कितना हो गया, विभवांतर 0, और H ये कितना है RR 2R, राइट। तो 0 प्लस 2mgr, तो आंसर कितना होगा 2mgr, ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है। अब बात करते हैं समविभव पृष्ठ की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा नाम है, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ या सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है, कांस्टेंट होता है, वो कहलाता है समविभव पृष्ठ, ठीक बात है। समविभव पृष्ठ का समीकरण को XYZ से निरूपित करते हैं। तो V XYZ का कोई फलन हो, उसका समीकरण नियत के बराबर हो, एक नियतांक के बराबर हो, तो फिर उस समीकरण को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ का समीकरण कहेंगे। समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टीज गुण, परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है वो कितना होता है, 0। क्यों होता है, अभी हमने कार्य देखा Q VB माइनस VA फाइनल माइनस इनिशियल, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, तो दोनों बिंदु पर विभव यदि समान है तो 0 हो गया, तो कार्य कितना होगा 0। क्लियर हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समविभव पृष्ठ पर सदैव लंबवत होती है। कैसे, कार्य 11th वाला फॉर्मूला, बल इंटू विस्थापन, विद्युत क्षेत्र में Q इंटू E कहते हैं, है ना। अदिश गुणनफल का डॉट हटाएगा तो कॉस थीटा आएगा। अभी हमने देखा कार्य कितना होता है 0। तो भाई विद्युत क्षेत्र में बात करें तो विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, आवेश है हमारे पास में, एक जगह से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो DL भी 0 नहीं है, तो क्या चीज़ 0 होगी, कॉस थीटा 0 होगी। कॉस थीटा 0 कब होता है, अब बताओ, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री। अभी थीटा किस किस के बीच का था, विद्युत क्षेत्र और विस्थापन किस पे था, समविभव पृष्ठ पर। तो समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के क्या होगी, लंबवत होगी। क्लियर है ये वाली बात। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा विद्युत बल रेखाओं के स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, इसलिए समविभव जो सतह होगी हमेशा विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होगी, राइट। भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, विद्युत बल रेखाओं की स्पर्श रेखी, है ना। तो विद्युत बल रेखाएं, इसका मतलब समविभव पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होगी। क्लियर है। दो समविभव सतह एक दूसरे को नहीं काटती हैं, अगर काटेंगी दो समविभव पृष्ठ आप कह रहे हो तो दोनों पे अलग अलग मान होंगे, तो उस कटान बिंदु पर एक ही बिंदु पर दो मान हो जाएंगे, तो क्या वो पॉसिबल है, नहीं, है ना। समविभव पृष्ठों की आकृति, आवेश वितरण, जैसे बिंदु आवेश है या गोलाकार आवेश है, मान लो ये बिंदु आवेश है, राइट, ये विद्युत क्षेत्र है। अब देखिए समविभव पृष्ठ हमेशा लंबवत होगा। अब यहाँ से KQ बाई आर KQ, तो इन समस्त बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा, उसको मिलाते हुए पृष्ठ की रचना कर लेंगे, होगा त्रिविमीय इसी प्रकार से। तो बिंदु आवेश या गोलाकार आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ की आवृत्ति कैसी होगी, गोलाकार होगी। क्लियर है। यदि आपके पास रेखीय आवेश या बेलनाकार आवेश है, ये रेखीय आवेश है, ये बेलनाकार आवेश है, तो आकृति कैसी होगी भाई, बेलनाकार होगी, KQ बाई आर हर दिशा के अंदर, सोचो जरा, है ना, सिलेंड्रिकल होगी पूरी। एक समान विद्युत क्षेत्र हो,
तो हमने देखा था विद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर और समान दूरी पर स्थित बल रेखाओं से दिखाते हैं। तो ये बल रेखा हो गई, तो इनके लंबवत, तो ये पृष्ठ ही रहेगा। तो कैसा होगा? समतल सतह। क्लियर है के बाद? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रबल विद्युत क्षेत्रों के क्षेत्र में समविभव सतह पास पास होती है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो समविभव सतह पास पास होगी, जबकि दुर्बल विद्युत क्षेत्रों के क्षेत्र में समविभव सतह दूर दूर होगी। कारण समझ लीजिए। ई क्या था? माइनस डी वी बाई डी आर। डी आर भाई दूरी की बात हो रही है, पास होगी दूर होगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ई देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया क्या, है ना? दो समविभव पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो उनका अंतर तो ये नियत हो गया ना भाई, ये इस पर कांस्टेंट, इस पे कांस्टेंट, तो इनका अंतर भी नियत हो गया, तो इनके बीच की दूरी की बात कर रहे हैं अपन, है ना? ये नियत है, तो डी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये, यस और नो, है ना? तो ई स्ट्रॉन्ग है तो डी आर कम है, और ये अगर कम है तो डी आर ज़्यादा है। क्लियर होगी? तो प्रबल विद्युत क्षेत्र में तो पास पास होगी, ये दूरी पास पास होगी अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो, और अगर दुर्बल है तो ये दूर दूर होगी। फाइन। अब इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं समविभव सतह पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये एक्स एक्सिस और ये समविभव पृष्ठ दिखा रहे हैं, 0 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, ऐसे 20 वोल्ट का इत्यादि। फाइन। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के सतह के लंबवत होती है तथा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है। उच्च से निम्न की तरफ, उच्च है ये, से निम्न की तरफ, और लंबवत दिखा दिया, 90 डिग्री भी दिखा दिया, तो दिशा तो आ गई। अब परिमाण की बात कर लेते हैं। परिमाण क्या था? डी वी बाई डी एक्स, है ना भाई? वाई और जेड तो नहीं, बस एक्स के साथ चेंज है, तो डेल वी और डेल एक्स कह सकते हैं। सिंपल इसको अंतर लेंगे अब आप, है ना? तो ये विभवांतर हो गया। वी क्या हो गया? विभवांतर। डी दो समविभव पृष्ठों के बीच की दूरी हो गई, राइट? तो 10 माइनस 0, 1 माइनस 0, और ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में 10⁻⁻² पे दी। ठीक बात है? तो क्या आंसर आ जाएगा? 1000 वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, दिशा आपको दिखाई दे रही है माइनस एक्स अक्ष के अनुपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और समविभव पृष्ठ 10 वोल्ट का, ये दूसरा ये है 20 वोल्ट का, ये 30 वोल्ट का इत्यादि, और ये माइनस एक्स अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर इंक्लाइंड है, झुके हुए हैं, और ये 2 सेंटीमीटर 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत तथा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, उच्च 30 से 10 की तरफ होगी, और ये 90 डिग्री पे दिखा दिया। ठीक बात है? अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना होगा? 60। क्यों? टोटल कितना है? 180। ये कौन काम में आएगा हमारे, इसलिए। अब परिमाण निकाल लेते हैं। परिमाण देखा था हमने, है ना? डेल वी और डेल आर से वी बाई डी कहते हैं सिंपली। वी क्या? विभवांतर है यहाँ पर, जैसे 2 को ले लेते हैं, 20 माइनस 10, और ये वाली दूरी चाहिए मेरे को यहाँ पर, तो 2 cos 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक बात है? तो 10 और cos 60 कितना होता है? 1/2, तो ये 1 बच गया। तो ई का मान कितना आ गया? 10 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस बार ऐसे स्फेरिकल गोलाकार आपके समविभव पृष्ठ हैं, ये 60 वोल्ट का, 30 वोल्ट का है, 20 वोल्ट का, दूर जा रहे हैं, वोल्टेज कम हो रहा है, जैसे बिंदु आवेश के कारण होता है। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है त्रिज्यीय रूप से बाहर की तरफ होगी, हाई से लो की तरफ होगी, उच्च से निम्न की तरफ होगी। लंबवत होती है, पहले तो ये देख लो, लंबवत होती है ना, और उच्च से निम्न तो ऐसे होगी। ये तो बिंदु आवेश के कारण होता है, याद करो। गोलाकार समविभव सतह के लिए v क्या होगा? k/r होगा, जैसे बिंदु आवेश के लिए। बिंदु P पर हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा। तो k को ऐसे लिख सकते हैं VR। तो v 60 है यहाँ पर, और ये त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻², तो 6 आ गया KQ का मान, जरूरत पड़ेगा हमारे को। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र KQ/r² होता है, बिंदु आवेश के कारण। KQ का मान 6 है, और R आपने मान रख दिया 10 सेंटीमीटर। सॉल्व कर ले इसको, 10⁻⁻², यानी
600 वोल्ट पर मीटर, और दिशा आपको त्रिज्या बाहर की तरफ नजर आ ही रही है, परिमाण भी आ गया, दिशा भी आ गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन। वेन डी ग्राफ जनरेटर एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, उच्च विभव या वोल्टेज जनरेट करने का जनित्र होता है, जनरेटर होता है। सबसे पहले एक स्टैंड है, विद्युत रुद्ध स्टैंड है ना, इंसुलेटिंग स्टैंड, आईएस कह रहे हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड। इसके ऊपर एक बड़ा तांबे का गोला होता है, एस फॉर स्फीयर। फाइन। P1 P2 दो घिरनियां हैं जो बेल्ट की सहायता से बेल्ट को चलाने के काम में आएंगी। C1 C2 दो कंघी नुमा तेज दांतों के वाली धातु की आकृतियां होती हैं, कंघी ही बोलते हैं इसको। सी को कोम्ब कहते हैं ना इंग्लिश में, इसलिए C1 C2 कह दिया गया है ना। ये बेल्ट है। फाइन। ये एन क्या है, मोटर है, जिसकी सहायता से इन घिरनियों को घुमाया जाएगा। राइट। HVR उच्च वोल्टेज का एक दष्टकारी है, जिससे हम आवेश को देंगे बेल्ट पर कंघे की सहायता से। ये एक गैस विसर्जन नलिका है, उच्च विभव को काम में लेंगे हम आवेशों को त्वरित करने के लिए। टी का मतलब यहाँ टारगेट है, डी का मतलब डिस्चार्ज ट्यूब है ये। फाइन। तो पहले तो कंस्ट्रक्शन बता दिया, संरचना समझ में आ गई आपको। ओके। टी का मतलब टारगेट, लक्ष्य। अब ये आवेश देंगे जो बेल्ट की सहायता से ऊपर जाएगा, कैसे काम करेगा इसको डिस्कस करते हैं, है ना। ये कैसे काम हो रहा है, संरचना समझ में आ गई सभी को, संरचना समझ में आ गई ना। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। डायग्राम दिखाया हमने। वंटीग्राफ जनरेटर में ये जो गोला है ना, कैसे नोट करोगे एग्जाम के अंदर, है ना। कोई पार्ट पूछ ले तो इसको डिटेल में ले रहे हैं। वेंटीग्राफ जनरेटर का एक में ये बड़ा गोला होता है, कुछ मीटर त्रिज्या का, तांबे का बना होता है, एस, जो कि एक विद्युत रुद्ध स्टैंड आईएस पर स्थापित होता है, जो जमीन से कई मीटर ऊंचाई पर स्थित होता है ना, जमीन के कांटेक्ट में नहीं आए। फिर विद्युत रुद्ध कपड़ा, जैसे रेशम है, रबड़ है, से बना एक बेल्ट होता है, ये बेल्ट है ना। एक विद्युत मोटर एम द्वारा, ये विद्युत मोटर एम द्वारा है ना संचालित होती हैं घिरनियाँ P1 P2 पर, जो इन कंघियों के सामने से होकर गुजारी जा सकती है। फाइन। निचली घिरनी जो होती है, इसके सामने जो कंघा होता है C1, वो एक उच्च वोल्टेज दष्टकारी, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर से जुड़ा होता है, जिसका दूसरा सिरा होता है भू संपर्क। ठीक है। ऊपरी जो आपकी है कंघी C2, एक चालक छड़, ये चालक छड़, इस चालक छड़ के माध्यम से ये कॉपर के गोले से जुड़ी होती है ये कंघी। फाइन। नली टी, ये टी है, जिसके शीर्ष पर एक आवेशित कण को त्वरित करते हैं हम, नीचे लक्ष्य टी फॉर टारगेट से जाकर टकराता है। फाइन। इसका उपयोग कई इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन में लेते हैं। इसका निचला सिरा भी वो संपर्कित किया जाता है, जिससे इसका निचला सिरा निम्न विभव पर रहे और ये उच्च विभव पर आ जाए, है ना। फाइन। गोले से आवेश के रिसाव से बचने के लिए जनरेटर को बहुत अधिक दबाव, जैसे कि 15 वायुमंडल का दबाव, हवा या नाइट्रोजन से भरे हुए स्टील के टैंक में रखा जाता है। इसको जनरेटर को किस में रखते हैं, एक स्टील के टैंक में, उसमें 15 वायुमंडल बहुत ज़्यादा होता है, हवा या नाइट्रोजन से भरा हुआ होता है, जिससे कि आवेश का लीकेज नहीं हो, क्योंकि हाई वोल्टेज करंट आ जाएगा आसपास वालों, उनसे बचने के लिए। अब ये कैसे काम करता है, उच्च वोल्टता का जो दष्टकारी है, जिसको HVR कहा जा रहा है, इसका धनात्मक टर्मिनल है कंघी C1 से जुड़ा होता है। कंघी C1 के ये नुकीले सिरे होते हैं, जो किरट प्रभाव के कारण धनात्मक युक्त वायु का निर्माण करते हैं। कैसे, यहाँ जो भी वायु है इसके संपर्क में आती है वो धनात्मक आवेशित हो जाती है। ये धन आवेश धनात्मक वायुओं को प्रतिकर्षित करते हैं, तो हम कहते हैं धनात्मक वायु का निर्माण हो गया। ये धनात्मक आवेश बेल्ट पर छिड़क दिया जाता है, यहाँ पर आ जाता है। राइट। विद्युत मोटर जो है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर, घिरनी P1 को रोटेट करती है, जिससे बेल्ट ऊपर चलती है।
ठीक बात है। जैसे ही बेल्ट C2 के सामने पहुंचती है तो C2 के नुकीले जो सिरे हैं इन पर प्रेरण के कारण विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है। धनावेश तत्व यहाँ कैसा आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ठीक बात है, ऋणावेश सारा इस गोले पर प्रेरित हो जाता है। तो इतना ही धनावेश बाहर की सतह पर प्रेरित हो जाता है गोले के। फाइन। कंघी C2 पर जो ऋणावेश है वो फिर से अपना, जैसे C1 ने काम किया था, किरीट प्रभाव कहते हैं उसको, किरीट प्रभाव, उससे ऋणात्मक आवेश इस बेल्ट पर छिड़का जाता है, जिससे जो धनावेश है वो विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो विद्युत उदासीन बेल्ट अब नीचे की तरफ आती है। ठीक बात है, और दोबारा से धनावेश को ऊपर की तरफ लेके जाती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि बहुत अधिक विभव उत्पन्न नहीं हो जाता है ना। और लीकेज को बचाने के लिए बताया था कि इसको एक स्टील के टैंक में रखते हैं, बहुत ही अधिक वायुमंडलीय दाब पर हवा या नाइट्रोजन उसमें भरी रहती है। ठीक बात है। अब जिन भी आवेशों को त्वरित करना होता है उसको इस नली में लेते हैं। यहाँ हमें पता है, हमने पढ़ा था कि सतह पर गोले की, धातु के गोले की सतह पे जितना वो होता है केंद्र पे भी उतना होता है। तो यहाँ जो उच्च वोल्टेज होता है केंद्र पे भी उतना, ये केंद्र के पास में रखी थी नली, यहाँ बड़ा उच्च विभव, और ये पृथ्वी से संपर्कित होती है निम्न विभव। तो बहुत अधिक विभवांतर होता है, बहुत अधिक विभवांतर से आवेश त्वरित होते हैं, जिनको नाभिकीय अभिक्रिया में लक्ष्य को प्रहार करने जैसे कार्यों में उपयोग होता है। फाइन। उपयोगों पर अगर नजर डालें अपन, वैन डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग आवेशित कणों को बहुत उच्च विभवांतर, कितना, कई मिलियन वोल्ट से त्वरित करने में किया जाता है। ये त्वरित आवेशित कणों के पुंज, किरणों के समूह को पुंज कहते हैं, का उपयोग परमाणु क्रियाओं को ट्रिगर करने के लिए, ट्रिगर मतलब स्टार्ट करने में होता है। इन पुंजों का उपयोग भौतिकी में विभिन्न प्रयोगों के लिए परमाणुओं को तोड़ने के लिए किया होता है, जैसे समस्थानिक वगैरह बनाते हैं अपन। और मेडिकल साइंस में, चिकित्सा में एसवी पुंज का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए भी किया जाता है, और इन पुंजों का उपयोग अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कहने का मतलब वैन डी ग्राफ जनरेटर बहुत अधिक उपयोगी होता है। बात समझ में आई। अच्छा, नेक्स्ट टर्न पर हम चैप्टर फर्स्ट में वैद्युत द्रव्य दे रखा है, चैप्टर सेकंड में भी वैद्युत द्रव्य दे रखा है, दोनों को मिला के एक साथ लेंगे लेक्चर 7 के नाम से। उसमें हम विद्युत द्रव्य के इस लेक्चर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, वैद्युत द्रव्य क्या होता है, जो आपके चैप्टर फर्स्ट में दे रखा है। चैप्टर फर्स्ट में विद्युत द्रव्य के कारण विद्युत क्षेत्र दे रखा है, अक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु पर, सामान्य बिंदु पर, तो उनको डिस्कस करेंगे, है ना। चैप्टर सेकंड के अंदर विद्युत द्रव्य के कारण विद्युत विभव दे रखा है, तो उसको भी इसी के साथ ले लेंगे अपन, है ना, कि विद्युत द्रव्य के कारण विद्युत विभव क्या होता है। और अध्याय फर्स्ट में यानी विद्युत द्रव्य 2 चैप्टर में बटा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, तो यहाँ हम एक साथ ही ले लेंगे। भारी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का प्रभाव, बल, बलागुण, है ना, स्थितिज ऊर्जा, ये सब डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।